एवरेज रेट की, है ना। उस पर कुछ क्वेश्चंस करें पहले, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। कौन करेगा पहला क्वेश्चन? कौन करना चाहता है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलिए। आवाज आ रही है सबको? रेट के क्वेश्चन दे रही हूँ, कौन करेगा सबसे पहले? यस नो तो बोलो तुम लोग। ये तो बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या चक्कर है? चलो क्वेश्चन रेट का है, ग्राफ बना हुआ है। फाइव, 10, 15, 20, इस तरीके से आपका ग्राफ है। इधर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी हुई है और इधर दिया हुआ है टाइम। ठीक है, कौन आ गया? इधर आपका टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं। कितने दिए हैं देखो। सबसे पहला वाला जो डेटा है वो है आपका 0.01, फिर उसके बाद 0.02, फिर 0.03, फिर 0.04, ऐसे दिए हुए हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन है आपका, आपको 10 to 15 सेकेंड का ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें एवरेज रेट निकालना है। 10 to 15 सेकेंड के टाइम इंटरवल में एवरेज रेट निकालना है। निकालिए जल्दी से। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई है। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, नंबर्स दिख रहा है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। टेन टू 15 में जल्दी से बता दीजिए सॉल्व करके। कितना आ रहा है? 0. इजी है ये तो, इजी है। कैसे निकाला? एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यही तो करना है। रेट एवरेज अगर निकालना है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस डेल्टा सी, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल क्या है आपका? 10 to 15 के बीच में करना है, तो 10 वाला ये पॉइंट है और 15 वाला ये पॉइंट है, देख पा रहे हैं। 10 पे कितना है आपका कंसंट्रेशन? 0.03, और 15 पे कितना है आपका? 0.02। तो आपका माइनस में 0.02 माइनस 0.02
0.03 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हो जाएगा 15 माइनस 10, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। वैल्यू निकाल लेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता था काइनेटिक्स में। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, सबको क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं N2O5 का। N2O5 पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रिएक्शन इज गिवन टू यू, N2O5 gives 2NO2 प्लस O2। ठीक है, हाफ O2 कर लेते हैं यहाँ पे। ये रिएक्शन है, क्वेश्चन में दे रहे हैं आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 के डिकम्पोजिशन का रेट गिवन टू यू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये गिवन है आपका, ठीक है। और आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है किसका, NO2 एंड O2 का ड्यूरिंग सेम इंटरवल, मतलब उसी टाइम इंटरवल में आपको ये बताना है। इसका जो डेल्टा टी है डिकम्पोजिशन के रेट का, वही डेल्टा टी इसका भी है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। चलिए निकालिए, पहले एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखने के बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है सबको? हाँ सब लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। आ गया? बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अच्छा सॉल्व करूं, देखेंगे सब लोग आप किसका सही आ रहा है किसका गलत। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रिएक्शन है ये, N2O5 बना रहा है NO2 और हाफ O2। तो रेट एक्सप्रेशन, पहले रेट का वो लिखें, कैसे लिखें, रेट इज इक्वल टू माइनस dN2O5 डिवाइडेड बाय dt, यही होगा ना टाइम इंटरवल। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा हाफ dNO2 बाय dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ को नीचे लाओगे तो क्या होगा, dO2 बाई dt, ये तो लिख दिया। अब नीचे हाफ जब आप लाओगे तो वो हाफ ऊपर चला जाएगा ना 2,
तो एक्सप्रेशन अपना क्या बन जाएगा, DN2O5 dt हाफ DNO2 बाई dt DO2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा dt। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ, इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस यही दिया हुआ है ना, DN2O5 बाई dt, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -3। ठीक है, और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है DNO2, ये अपीयरेंस का रेट है, ये पूछा गया आपको। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई, ये इक्वल टू हो गया हाफ DNO2 बाई dt, तो यहाँ पे निकालोगे DNO2 बाई dt, तो जस्ट डबल हो जाएगा इसका 3.6, जिसका जिसका 3.6 आ रहा था, सही है। और दूसरा कैसे निकालें, दूसरा भी ऐसे ही निकाल लोगे आप, 1.8 10⁻³ को इक्वल किसके कर दोगे, इसके इक्वल कर दो, तो अब 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, या 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ कह सकते हो। क्लियर है सबको, कुछ खास बात थी, खास बात नहीं थी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोशिश करो कि सबसे फास्ट देने की कोशिश करो, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देता है। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 4NH3 प्लस 5O2 is 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है इक्वेशन। अब क्वेश्चन में दे रहे हैं DNO बाई dt, ये दिया हुआ है 3.6 10⁻⁻3, यूनिट वही है मोल पर लीटर। अब आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है अमोनिया का, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। दो डेटा निकालने हैं आपको, एक डेटा ट्राई। NH3 का सेम टू सेम आ रहा है, अच्छा, और कोमल क्लियर हो रहा है, निकाल, बाकी लोग भी निकाल लें। देखो क्वेश्चन में देख के ये तो सीधे पता चल रहा है कि NO के लिए जब आप लिखोगे तो NO के लिए 1/4 नीचे आएगा, और NH3 के लिए भी 1/4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आपका जो DNO बाई dt होगा वही होगा DNH3 बाई dt, सेम टू सेम होगा, तो वो तो अपने को पता लग गया। और नेक्स्ट वाले में क्या करना है अपने को, अपने को ये पता चल गया कि DNO बाई dt, यहाँ पे 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में DNH3 वैल्यू सेम आएगी बाई dt, यहाँ पे क्या कर सकते हो 1/4, सेम टू सेम है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के क्या हो गए, सेम हो, तो ये वैल्यू तो सेम हो गई आपकी 3.6 10⁻⁻3, जो अमोनिया के लिए पूछा H2O की। अच्छा, और H2O की अगर देखो तो NO और H2O में कंपेयर कर लो, NO और H2O के लिए आप अगर लिखते हो ROR, तो NO के लिए आप ऐसे लिख रहे हो,
तो H2O के लिए कैसे लिखोगे आप? 1/6 करके लिखोगे ना। आपसे पूछा गया ये वाली वैल्यू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, ये पूछा गया ना। तो DH2O बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 यहाँ चला जाएगा, 6/4 DNO बाई dt। तो 6/4 और दिस वैल्यू इज 3.6 10⁻⁻³ तो ये 5.4 आ गया। सबका यही आ रहा है, 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? नेक्स्ट कौन बताएगा जल्दी? कौन बताने वाला है? बिना क्वेश्चन देखे दावा करो, तब फिर आगे क्वेश्चन लिखूं मैं। बिना क्वेश्चन देखे बोलना है कि हम बताएंगे। जल्दी बोलिए। अरे ये क्या बात हुई? मुझे लगा सब बोलेंगे। हद है, मेरी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो जाते हो तुम लोग कभी कभी। ये सी बन रहा है गैसियस, बी भी गैसियस है, ए भी गैसियस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिक्रीज इन प्रेशर, कंसेंट्रेशन की जगह बस प्रेशर यूज किया गया, इतना ध्यान रखना है। डिक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 120 mm to 100 mm in 10 minutes। ये रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में 10 मिनट में 120 mm से प्रेशर कितना हो जाता है घट करके? 100। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछ रहे हैं। ये बताना है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। आंसर है 2, आंसर है 4, 10, 12 mm पर मिनट। यूनिट सबकी यही है, mm पर मिनट। अच्छा भाई निकालो, बाकी लोग निकालें। mm पर मिनट, मुझे पता नहीं है क्या आंसर, आपको बताना। ट्राई करिए। बी आ रहा है, अच्छा। कोमल लास्ट वाला निकल गया था आंसर। सब लोग ट्राई करो। हेमांग, विधि, विदुषी, मानस, सुहानी, देवांग, सबको ट्राई करना है। और ये ऑनलाइन क्लास में पेन कॉपी लेके और टेबल चेयर पे बैठा करिए। जिनके पास टेबल चेयर नहीं है, सबसे ज्यादा बेस्ट है जमीन पे बैठ जाओ, ठीक है, आराम से। अपना बोझ सबसे ज्यादा कौन उठाता है? अर्थ। ए आ रहा है आपका विदुषी? बी, अच्छा। कहने का मतलब बस इतना है कि ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि घर पे आराम से बिस्तर पे भी लेटे हुए हैं और आराम से क्लास करो। सब लोग जरा अपना वीडियो ऑन करो, देखो कौन किस पोजीशन में है जल्दी से। कुछ लोग तो 5 में से कुछ तो सो रहे होंगे, 5-6 में से। सुहानी,
क्यों? तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नो इशू। घर तो घर ही होता है ना, सबका ऐसा ही होता है। जल्दी सब लोग वीडियो ऑन करो। देवांग आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पक्का सो रहे हो। ऑन कर लो वीडियो। अभी तक एक भी ने भी ऑन नहीं किया। अपने रूम की सेटिंग चेंज कर रहे हैं सब। जल्दी करो, फिर मुझे एक टॉपिक भी तो कराना है। मानस, हाँ वीडियो ऑन करो जल्दी से। मैं तुम लोग का फेस देख के बता दूंगी कि जो सो रहे हो कि नहीं। राशि ने तो कर लिया। ठीक है, राशि तो जगी हुई है। विदुषी, विदुषी ने भी कर लिया। विदुषी भी जगी हुई दिख रही है। देवांग, देवांग भी जगा हुआ सा ही 50-50 दिख रहा है। मानस भी ठीक है, मानस भी दिख रहे हैं। हेमांग एंड सुहानी, दो रह गए। सुहानी जल्दी ऑन करो, क्वेश्चन भी करें हम लोग। कैसे किया आप लोगों ने? सुहानी ने ऑन कर लिया। सुहानी जगी हुई है, हाँ जगी हुई दिख तो रही है। हेमांग ने नहीं किया। हेमांग, हेमांग की आवाज ही नहीं आ रही। ये था ना एक्सप्रेशन, या 2C था? 2C था। ठीक है, कैसे किया दीपक? ROR की एक्सप्रेशन लिख दी। ROR का एक्सप्रेशन लिख दिया, कैसे लिखेंगे? DA/DT ये लिखा। अच्छा, उससे डेटा से आपने ROR निकाल दिया। ठीक है भाई, कैसे निकाला? डिक्रीज इन प्रेशर कितना है आपका? 120 माइनस 100 कर दिया। अच्छा, कितने टाइम में हो रहा था ये? तो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अच्छा, सी के लिए निकालना था तो आपने क्या किया? इक्वल कर दिया इसको, ये dC/dt, ये हाफ इज इक्वल टू दिस, ऐसे कर दिया। ऐसे सबने किया है। हेलो, जिनके भी आंसर आए थे उन्होंने ऐसे ही किया है। अच्छा, प्रेशर के केस में भी ऐसे ही सेम चलता है, सेम कहानी चलती है, कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं, वो साइन तो होगा ही होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचिए थोड़ा सा। दस मिनट में रिएक्शन हुआ है और 10 मिनट में प्रेशर 120 से कितना हो गया? 100 हो गया। सब के सब गैसियस हैं। प्रेशर हो गया 100, यानी कि डिक्रीज कितने का हुआ? 20 mm का डिक्रीज हो रहा है। 20 mm का अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या ऐसे सोच सकते हो क्या? जब सब गैसेस होते हैं तो हम ऐसे सोच सकते हैं क्या इसको? कितने का डिक्रीज हो रहा था? 20 mm का डिक्रीज दिखा रहे हैं उसी 10 मिनट में, है ना? तो ये जो 20 mm का डिक्रीज होगा, यही क्या आपका वो होगा क्या? 2C का प्रेशर होगा क्या? इंक्रीज। कैसे देखते हैं हम लोग?
मान लो ये एक स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, दोनों गैसियस थी पहले, ठीक है। इनका कुछ प्रेशर था, मान लो x प्लस वाई था, एक का प्रेशर x था, दूसरे का y था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, 2C बना लिया। अब ये भी प्रोडक्ट भी जो क्या है वो है गैसियस। तो अब जो प्रेशर आएगा वो मान लो आ गया आपका Z, सपोज इसका प्रेशर, ठीक है। तो अगर इसका प्रेशर Z है तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि ये इसका जो प्रेशर होगा वो इसके प्रेशर में डिक्रीज का कितना होगा, इसके प्रेशर में अगर रिलेशन निकालो तो क्या आएगा, इसमें जो आपका इसके प्रेशर में जो डिक्रीज आएगा वो तो सेम होगा, ठीक है। इसके प्रेशर में क्या आएगा, कितना डिक्रीज आना चाहिए, ये 2 है तो ये क्या है 1 है, तो इसमें डिक्रीज Z/2 आना चाहिए क्या, यस और नो, इतना डिक्रीज आना चाहिए। और इसका कितना हमने मान लिया है प्रेशर Z, तो अगर टोटल डिक्रीज देखो तो टोटल डिक्रीज कितना है, एक तो Z है और दूसरा Z/2 है। तो टोटल डिक्रीज अगर हम देखते हैं प्रेशर में तो कितना आ गया, Z प्लस Z/2। ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन सही लिखा है, मुझे इसमें भी अभी कोई गलती दिख रही है, गलती कौन पकड़ेगा, डिक्रीज इन प्रेशर Z प्लस Z/2 होगा या कुछ और होगा, Z माइनस Z/2 ये होना चाहिए। कैसे, ये इस माइनस साइन को देख के कह रहा हूं, ध्यान से सोचो, गैस के केस में ऐसा क्या चेंज आया, सब लोग सोचिए और बताइए थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम, टोटल डिक्रीज क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, Z/2 होना चाहिए। कैसे, राइट हैंड साइड के बराबर भी रखेंगे, अच्छा पहले प्रेशर था x प्लस वाई, अब इसका प्रेशर Z कम हुआ, इसका प्रेशर Z/2 कम हुआ, और इसका नया प्रेशर क्या है, Z है, ठीक है। तो डिक्रीज, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। एक टाइम ऐसा है जब ये इसका प्रेशर इतना है, इसका प्रेशर इतना है और इसका प्रेशर इतना है, तो अगर टोटल डिक्रीज देखोगे तो कितना आ जाएगा। अब इस समय जब ये वाला कोई पॉइंट है 10 मिनट के बाद, तो इस समय पे प्रेशर इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा ना, तो टोटल प्रेशर अगर 10 मिनट पे देखो तो क्या आएगा, 10 मिनट पे अगर टोटल प्रेशर देखो, अभी डिक्रीज नहीं देख रहे, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, इसका प्रेशर x माइनस क्या है Z, दूसरा वाला y माइनस Z/2, और तीसरा वाला टोटल प्रेशर देख रहे हैं अभी, तीसरा क्या बन रहा है Z। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये हो गया माइनस Z, ये हो गया माइनस Z/2, ये कितना हो गया Z, तो वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दो, ये -3/2 आ जाएगा क्या, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली बता दो, -Z/2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये क्या है आपका
टोटल प्रेशर है आफ्टर 10 मिनट। और शुरू में प्रेशर कितना था, x प्लस वाई तो था जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, एक इसका प्रेशर और एक इसका प्रेशर, इन्हीं दोनों का प्रेशर था। तो अगर डिक्रीज देखोगे तो डिक्रीज कितना आ जाएगा, डिक्रीज इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई कर दोगे तो ये वैल्यू तो कट जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू कितनी आ गई आपकी, z बाई, डिक्रीज कितना आया, z बाई 2 का आ गया। ठीक है, अब z बाई 2 का अगर डिक्रीज आता है टोटल प्रेशर का, हाँ माइनस जेड बाई 2 है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, z बाई 2 का डिक्रीज आ गया तो अब उसी को तो इक्वल करना था, किसके, 20 दिया था, अब z कितना आ गया आपका 40, और आपसे आपको पूछा है वो बता दो, क्या पूछा है आपसे, z ही पूछा था, c का पूछा था ना, क्या पूछा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c, क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या आ जाएगा, सी के प्रेशर में कितना चेंज आया उस टाइम में, पहले तो सी था नहीं, पहले तो सी 0 था, बाद में सी कितना हो गया, जेड हो गया, 10 मिनट में इतना ही चेंज तो आया इसके प्रेशर में, तो क्या आ जाएगा जेड बाई 10 आ जाएगा, तो ये 40 है डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है बात, तो सबके प्रेशर को देखते हुए क्या करना है, रिलेट करना है, किसका आंसर ये आया था 4, मेथड दूसरा था पर आ गया था यही आपका, अच्छा वो सीधे सीधे से जो कर लिया। क्लियर है बात सबको, चलो भाई अब ऐसा करते हैं हम लोग, अब एक नए टॉपिक पे आ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, जिसमें से मेजर फैक्टर जो हमें पढ़ना है वो टेम्परेचर पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले भी कुछ फैक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट आपका डिपेंड करता है। तो अगर बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। कैसे, देखो जैसे मान लो गैस और गैस रिएक्ट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो आपको पता है कि दो रिएक्टेंट है, ये R1 है मान लो, ये R2 है, ये दोनों अगर गैसियस हैं तो आपको पता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इनकी, बहुत हाई होती है, तो इनके रिएक्ट करने का आपस में रेट जो होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना। अब अगर कोई आप यहाँ पे रख देते हो, सपोज सॉलिड रख दिया आपने, सॉलिड प्लस गैस रख दिया, तो आप क्या देख रहे हो, आप एक रिएक्टेंट तो आपका गैस है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई है, लेकिन सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या हाई होती है, नहीं, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर गैस और गैस दोनों हैं, दोनों ही गैसियस हैं, तो रेट ज्यादा होने के चांसेस हैं, और अगर एक सॉलिड ले लेते हो एक गैसियस ले लेते हो तो रेट कम होने के चांसेस हैं। इसका मतलब फिजिकल स्टेट के ऊपर रेट की डिपेंडेंसी है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू सॉलिड स्टेट,
अब 2 सॉलिड ले लो तो उनके बीच और भी कम हो जाएगा रेट। लिक्विड लेते हो तो लिक्विड लिक्विड अगर रिएक्ट कराते हो तो उनके बीच रेट क्या होगा आपका, थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम होगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात क्या की जा रही है, इन जनरल, इन जनरली ऐसा आ जाए। क्लियर है ये पॉइंट, कुछ खास बात नहीं थी इसमें। दूसरा पॉइंट है रेट में सरफेस एरिया की बात करना। दो चीजों को रिएक्ट कराना है, एक को दूसरे के ऊपर रिएक्ट कराना है। रिएक्ट करने का मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स होना, एक दूसरे में सॉल्युबल होना, यही मीनिंग होते हैं रिएक्ट होने के। तो सरफेस एरिया कैसे डिसाइड करेगा कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट क्या होगा और सरफेस एरिया घटेगा तो रेट क्या होगा। देखो जैसे जो अपना किचन होता है, किचन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपका, जैसे मान लो आपको कोई वेजिटेबल आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, सब्जी बना रहे हैं आप, ठीक। अब आपको NaCl सॉल्ट आपको यूज करना है ना, नमक तो डालना ही है सब्जी बना रहे तो। अब कोई बंदा आया, उसने आपको एक सॉलिड क्रिस्टल दे दिया इसका, बोला इसको डाल दो आप। और कोई बंदा आया, उसने क्या किया, आपको ये जो पाउडर्ड है जो मार्केट में मिलता है वो दे दिया, पाउडर्ड NaCl आपको मिल गया, नमक मिल गया। तो अब आप जब सॉलिड वाले को डालते हो तो आप क्या देखोगे कि सॉलेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉलेबल होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स, इस वेजिटेबल का जो भी लिक्विड है उसके साथ मिक्स होने में टाइम लग रहा है, यानी रिएक्ट होने में, एक दूसरे में डिसॉल्व होने में टाइम लग रहा है, मतलब रिएक्शन में टाइम लग रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेट क्या होगा, कम होगा। यस और नो। और अगर पाउडर्ड लेते हो आप, तो पाउडर्ड को आप डालोगे तो आप क्या देखोगे, अगर पाउडर्ड को ऐड करते हो तो क्या देखते हो कि आप ये बहुत कम टाइम में डिसॉल्व हो जाता है, लेस टाइम टू रिएक्ट, और ये आप कह सकते हो लेस टाइम टू डिसॉल्व। यस और नो। तो आपने क्या देखा, पाउडर्ड और सॉलिड में क्या डिफरेंस था। जब कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में होती है, कॉम्पैक्ट स्टेट में होती है, तो उसका एरिया कम होता है। जैसे अगर आप शुगर का क्यूब ले लो, शुगर के क्यूब आते हैं ना, उसको चाय में डालो, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो, या आप पाउडर्ड शुगर ले लो, तो कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, ये पाउडर्ड शुगर। इसी को ब्रेक कर लिया हमने, पाउडर बना लिया मिक्सर ग्राइंडर में, तो पाउडर्ड वाली क्या होगी, जल्दी डिसॉल्व होगी। ठीक है, जल्दी डिसॉल्व होने का मतलब रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही पाउडर आपने बनाया उसका एरिया ज्यादा बढ़ गया, और एरिया जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही मान लो आप वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, है ना, लेमनेड बना रहे हैं हम, इसमें नींबू डाल रहे हैं, ये बनाना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, या शुगर का बनाना चाहते हो, शुगर का क्यूब डाल दिया, अब उसको डिसॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, और आपने इसको डिसॉल्व किया तो क्या हो गया आपका, आपने इसको जल्दी से डिसॉल्व कर लिया। तो हुआ क्या, इतना सरफेस एरिया ज्यादा था कि वाटर के मॉलिक्यूल फटाफट इसको क्या करेंगे, इसके चारों तरफ आ जाएंगे, शुगर के चारों तरफ, और ये फटाफट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स हैं, उसके बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल खूब सारे आ जाएंगे, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। ये तो सॉलिड पड़ा हुआ, इसको डिसॉल्व होने में क्या होगा, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया इसका क्या है, लेस।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्लियर है बात? सबको क्लियर है? अब देखो, अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है जैसे कि नेचर ऑफ हाँ, सरफेस एरिया की बात ही तब आएगी अगर एक रिएक्टेंट सॉलिड है। ठीक है, गैस वैस में, लिक्विड विक्विड में सरफेस एरिया की बात नहीं आती है। सरफेस एरिया की बात कब आती है? जब लिक्विड की बात कर रहे हो, सॉलिड की बात कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे सरफेस एरिया में बात कब आ सकती है? जैसे हम लोग वाला रिएक्शन की बात करते हैं। बता, एग्जाम्पल अगर बोले तो हम लोग एल्कीन जो होते हैं, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब ऐड कराते हैं तो निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम लेते हैं। इसका सॉलिड सरफेस लिया जाता है। अगर ये जो सॉलिड लिए जाएं, इन सॉलिड को थोड़ा सा पाउडर्ड फॉर्म में ले लो आप, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन होता है एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन कराते हैं चारकोल, एनिमल चारकोल के ऊपर शुगर सॉल्यूशन को ऐड कराते हैं। किसको ऐड कराते हैं? शुगर सॉल्यूशन। ये चारकोल क्या करता है? उसका जो डार्क कलर होता है सुक्रोज का, उसके डार्क कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चारकोल किस लिए काम आता है? डार्क कलर एब्जॉर्प्शन। तभी तो आपको शुगर व्हाइट मिलती है। गन्ने का जूस देखा कैसा होता है? डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक कलर का होता है। उसी से बनती है शक्कर, गन्ने से ही बनती है। ठीक है, शुगर केन से। लेकिन आप देखते हो कि शुगर कैसी मिलती है हमको मार्केट में? व्हाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं ना। तो ये चारकोल काम करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर ये चारकोल आप पाउडर्ड ले लो तो ज्यादा से ज्यादा शुगर सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हो? एब्जॉर्ब करा सकते हो। पाउडर्ड क्यों लेना चाहते हैं? ताकि रेट क्या हो जाए? ROR इंक्रीज कर जाए। अगर चारकोल का एरिया आप बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा आपका? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब थर्ड बात हम लोग क्या करने वाले? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है? जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेचर कैसा? ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज कोई एसिड है, वो ब्रेक H+ और A-। ठीक है, H+ और A- में ब्रेक होगा। अब मान लो ये बहुत स्टेबल है। अगर हम बोलते हैं वेरी वेरी स्टेबल, अगर ये बहुत स्टेबल होगा तो ये जल्दी से ब्रेक ही नहीं होगा। क्यों? क्या कहते हो? नॉट इजीली ब्रेक। अगर ये रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और इजीली ब्रेक नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यस और नो? ठीक, तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट अगर बहुत स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा? डाउन होगा। और अगर रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल है, रिएक्ट अनस्टेबल हो मतलब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, फटाफट ये ब्रेक हो गया तुरंत, तो अगर बहुत अनस्टेबल है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो आपको क्या पता लगा कि ROR स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से कैसे डिपेंडेंट था? इनवर्सली। अगर बहुत स्टेबल है तो ROR कम होने वाला है, और अगर रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है तो ROR क्या होगा? ज्यादा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट से सोचते हैं, मान लो ये प्रोडक्ट बनता है, मान लो ये A- बनता है एनायन, ठीक है। प्रोडक्ट की तरफ से सोचते हैं कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे क्या डिपेंडेंसी होगी। ये ब्रेक हो रहा है, ये बना रहा है H+ और A2, ठीक है। अब मान लो ये A- बहुत स्टेबल है, अगर प्रोडक्ट क्या हो जाए? बहुत स्टेबल हो जाए। प्रोडक्ट अगर बहुत स्टेबल है तो आप क्या सोच सकते हो कि रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? रिएक्टेंट बहुत स्टेबल था, तब तो रेट कम हो रहा था। भाई क्या होगा? आप क्या चाहते हो? रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन हो, ठीक है, यही तो इसका पर्पस है। तो अगर ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बन रहा है, स्टेबल का मतलब अब ये मिलके इसके साथ फिर से ये नहीं बनाएगा जल्दी से। ज्यादा स्टेबल, एक प्रोडक्ट के ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से इसके साथ मिक्स होकर के ये रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जल्दी से नहीं होगी। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी हम केवल फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो गया तो क्या कंडीशन होगी? प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये रेट किसको बढ़ाएगा? फॉरवर्ड को बढ़ाएगा, ठीक है। कैसे समझा हमने इस बात को कि अगर ये बहुत स्टेबल है तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ज्यादा है तो ROR क्या होगा? क्लियर है बात? ध्यान से सोच लो इस बात को, क्योंकि रिएक्टेंट का तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, प्रोडक्ट का समझने में थोड़ा सा उनके दिमाग पे जोर आता है। क्लियर है तो अगले पॉइंट पे मूव करें, नहीं क्लियर है तो फिर से। ये वाला स्टेबल है, स्टेबल होने का मतलब ही है कि ये रिएक्शन हो रहा है तेज। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? ROR क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक होता है एसिटिक एसिड, ये ब्रेक होता है एसीटेट आयन और H+, ठीक। ये रेड कलर दिख रहा है प्रॉपर ना आप लोग को? एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ब्रेक होता है फॉर्मेट आयन और H+, ठीक है। अब हमने बोला प्रोडक्ट अगर स्टेबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल। होता क्या है कि ये जो एसीटेट है और फॉर्मेट है, इसमें डिफरेंस क्या है? एसीटेट को अगर देखो तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक। और अगर फॉर्मेट को देखो तो फॉर्मेट में भी निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अटैच है H और यहाँ पे अटैच है कौन? CH।
H और CH3 में डिफरेंस क्या है आपको बताया था मैंने कि CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज ऑलरेडी है, ये और इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो देखो कोई भी जो स्पीसीज होती है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके ऊपर कितना कम से कम चार्ज है। कोई भी स्पीसीज स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल होना चाहती है, क्या होना चाहती है, न्यूट्रल। अगर आप बात करो कि एक न्यूट्रल स्पीसीज ले, एक ले लो चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो इन जनरल कैसा होगा कि जो चीज होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसको आप स्टेबल बोलोगे सिस्टम, और चार्ज वाले को क्या बोलोगे, अनस्टेबल। चार्ज वाला चाहेगा कि अपोजिट चार्ज उसके पास आ जाए और वो न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे CH3 ने इसको पुश किया, धक्का दिया। CH3 जब इस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो पहले से ही यहाँ निगेटिव चार्ज खूब था, अब ये और इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो ये क्या कर दिया इसने, CH3 ने, ये मोर चार्ज ऑन ओ एटम के ऊपर और चार्ज इसने भेज दिया, तो और अनस्टेबल बना दिया। किसके कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में। SCOH यहाँ पे कौन धक्का देगा, H देगा। H का इफेक्ट कम होता है CH3 से, H देगा, और H का इफेक्ट क्या होता है, लेस देन CH3। तो ये कम बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज को कम फोर्स से या कम चार्ज को उस तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये स्पीसीज क्या होगी, ओवरऑल में ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। और आपको मैंने बताया कि अगर प्रोडक्ट स्टेबल बनने लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक जो माइनस वाला आयन बना वो स्टेबल बनने लगा सेकेंड वाले केस में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। तो ROR सेकेंड केस में ज्यादा होगा ROR फर्स्ट केस, मतलब ROR आपका HCOH फॉर्मिक एसिड के केस में ज्यादा होगा ROR CH3COH के कंपैरिजन। कैसे, माइंड में क्या रखना है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोडक्ट अगर स्टेबल हो गया किसी रीजन से तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होना है। ये वाले केस में CH3 माइनस चार्ज को और पुश कर रहा है O के ऊपर, तो यहाँ पे और माइनस चार्ज आ गया। और आपको मैंने बताया किसी स्पीसीज पे अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो अनस्टेबल होती जाएगी, चार्ज कम होगा तो वो स्टेबल होती जाएगी। क्यों, स्पीसीज क्या चाहती हैं कि न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। तो इस पे माइनस चार्ज और फोकस हो गया, इसके कंपैरिजन में इस पे H ने कम पुश लगाया तो माइनस चार्ज पहले तो था, थोड़ा बहुत और गया, ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, ये कम स्टेबल होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ज्यादा स्टेबल वाला सिस्टम है वो रेट को ज्यादा इंक्रीज कर। क्लियर है हेमांग। ये ROR की बात हो गई, नेचर ऑफ इसके ऊपर। अब और फैक्टर क्या देख सकते हैं हम लोग, सरफेस एरिया देख लिया हमने, नेचर देख लिया, और एक आप देख सकते हो स्टेट बता दिया ना, फिजिकल स्टेट,
और एक आप देख सकते हो होमोजेनस हेट्रोजेनस। होमोजेनस हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस हेट्रोजेनस का क्या मतलब है? होमोजेनस हेट्रोजेनस की बात करो, होमोजेनस का मतलब है जो रिएक्टेंट है आपके वो सारे मान लो सेम फिजिकल स्टेट, तो क्या होगा आपका, तब रेट ज्यादा होगा। आपको बताया ही कि मान लो एक गैस है दूसरी गैस से रिएक्ट करेगी तो रेट ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगर एक गैस है दूसरे लिक्विड से कर पाओगे तो क्या होगा, रेट थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं। दोनों को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे रेट क्या होगा, कम। ठीक है, ये सारी बातें इन जनरल हैं, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में भी करने वाले हैं, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और अप्रोक्सीमेटली ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स में, रिएक्शंस में। कैसे देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ऐसा, या आप अप्रोक्स कह सकते हो। हाँ जी, गैस के कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में कंपैरेटिव बात हुई है ना। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो रिएक्शन का, तो रेट अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ऐसा इन जनरली देखा गया है ना, अलग अलग थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, पर इन जनरली ज्यादातर रिएक्शंस में ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करते हो तो रेट कितना 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। हो गई है, अच्छा स्लाइड खत्म हो गई। अब देखो क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री से, तब रेट ऑफ रिएक्शन है आपका मान लो 10। ठीक, अब आप कितना कर देते हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाना चाहिए, कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए, 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब 20 टू 30 की रेंज में होगा। किसी में 2 टाइम्स भी हो सकता है, किसी में 3 टाइम्स भी हो सकता है, किसी में और भी 2 और 3 के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ाते हो आप टेम्परेचर, तो आप ऐसा देखते हो कि 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रेट हो जाता है। बाकी इसकी जो रेट की डिपेंडेंसी है वो हम लोग करेंगे, एक इक्वेशन होती है आर्हेनियस इक्वेशन, इससे देखेंगे। ठीक है, एक आर्हेनियस इक्वेशन होती है, K इज इक्वल टू ए ई
PA/RT, ये एक इक्वेशन है। इसका पूरा एप्लीकेशन सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पूरी डिपेंडेंसी जो देखते हैं हम किस इक्वेशन से देखते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से देखते हैं। मोटी मोटी बात अभी के लिए हमने क्या याद रखी कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ तो 2 और 3 टाइम्स रेट इंक्रीज करें। ठीक, अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा जो हम लोग देखते हैं वो रिएक्टेंट की देखते हैं, बाकी डिपेंड दोनों के ऊपर। ठीक, रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ROR, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये बना लेता है HI सपोज, है ना। अब सिंपल वे में अगर देखो कि आप मान लो शुरू में इसको 1 मोल लेते हो, इसको 2 मोल लेते हो। नहीं नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाते हो तो आपका रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलो मेन बात पे आते हैं। कंसेंट्रेशन की अगर बात करो तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन और नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन। अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो डिपेंडेंसी है वो हम कैसे देखते हैं, उसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे देख पाते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख। इसको रिएक्शन से आप नहीं बता सकते, केवल रिएक्शन लिखी हुई है उसको देख करके हम नहीं बता सकते रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। उसको हम कैसे पता लगाते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाते हैं। और उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट, ठीक है, या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसकी डिपेंडेंसी को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगता है हमको, और रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हैं। इन जनरली अगर आप बोलोगे तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट का अमाउंट अगर बढ़ाते जाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए या बढ़ता है इन जनरली। ठीक है, लेकिन सारे केस में ऐसा हो ऐसा आप नहीं कह सकते। ये जो चीज पता लगाई जाती है वो कैसे पता लगाई जाती है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेट लॉ चाहिए होता है या रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ठीक है, यही से कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर का। एक टर्म यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में हम लोग अभी रेट लॉ को करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन को करते हैं, ऑर्डर को करते हैं। इन सबको कंटिन्यूएशन में हम करने वाले हैं। एक टर्म और पढ़ लेते हैं साथ में। कौन सा फैक्टर है ये? छठा सातवां जो भी है, बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये 6 फैक्टर को फिर से उठाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब लाइट की प्रेजेंस में होते। ठीक है, ये वाला रूल कहाँ पे लगेगा? जो रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन होता है H2 + Cl2 gives
2HI बनता, HCl बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये HNu की प्रेजेंस में। HNu का मतलब फोटोन की बात हो रही है, फोटोन का मतलब लाइट। ठीक है, ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिएक्शन बढ़ेगा। इंटेंसिटी से होगा क्या, जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है समझते हैं सब लोग, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कहीं। इंटेंसिटी क्या होती है, कोई बताएगा? कितनी मात्रा कितने समय के लिए। अच्छा, फिजिक्स में इंटेंसिटी ये पढ़ा, ठीक है। अपने मन से बोल रहे हैं। और कोई बताएगा? विदुषी, राशि, देवांग, सुहानी, इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताओ, मतलब क्या होती है एग्जैक्टली डेफिनेशन तो। वॉइस क्लियर नहीं है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखो, इंटेंसिटी जो मोटे मोटे टर्म्स में समझ लें हम लोग, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना दे रहा, पर यूनिट एरिया पे एक सेकंड में आप, है ना, इंटेंसिटी। लाइट की बात करना है तो लाइट की इंटेंसिटी की बात हो जाएगी। लाइट को आप डालते हो इस पे, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, लाइट आप यूज करो, फोटोन यूज करो। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो इस फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, बढ़ता क्या है, फोटोन का नंबर। फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब मान लो पहले सरफेस पे 10 फोटोन पड़ रहे थे, अब आपने इंटेंसिटी 10 गुना कर दी तो 100 फोटोन पड़ने लगे उस सरफेस पे। तो जैसे ही फोटोन की का नंबर बढ़ता है और एनर्जी इस पे पड़ती है, और ये रिएक्शन फोटोसेंसिटिव है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है कि अगर कोई फोटोसेंसिटिव रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर? अब छोटा सा एक रूल कर लेते हैं और उसके बाद ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट क्लास। क्या प्रेशर का फैक्टर, प्रेशर का भी डिपेंडेंस है, प्रेशर का भी डिपेंडेंस है। जैसे कंसंट्रेशन की है ना, वैसे कैसे होगी देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आपकी ये वाली इक्वेशन होती है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको देखो, अगर गैस के मोल्स कांस्टेंट कर दो, आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, गैस के मोल्स कांस्टेंट कर दिए, आर तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया, अगर कर दिया, ठीक है, इफ दिस एंड दिस आर कांस्टेंट और ये कांस्टेंट होता है, तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको क्या पता लग रहा है, पी डेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी को उधर ले जाओ तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब होता क्या है, इन जनरली मैंने क्या बताया कि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ाते हो इन जनरल, तो आर ओ आर क्या होता है, बढ़ता है। यही तो पता है। वैसे देखते किससे, एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, ये इन जनरली ऐसा। इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम और प्रेशर से अगर रिलेट करना है तो कैसे कह सकते हैं, कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, मोल पर लीटर लेते हैं, यही तो लेते हैं।
यानी कि मोल पर लीटर वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर C है, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ पे क्या देख रहे हो, P वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, P is directly proportional to C is yes or no? क्लियर है बात? 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन का जैसा चेंज होगा वैसा ही प्रेशर का भी चेंज आएगा इन जनरल। एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी किसी पे चेंज भी हो सकता। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, या ऐसा करते हैं रेट लॉ और ये वाला लॉ एक साथ पढ़ाएंगे। आज हमने पढ़ा क्या, एक बार आप देखो क्या क्या पढ़ा हमने। पहले तो 2-4 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, किस पे, एवरेज रेट पे, और रेट का जो एक्सप्रेशन बताया था उसके ऊपर। ठीक है, रेट लिखना जो बताया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें सबसे पहला फिजिकल स्टेट पढ़ा, फिर उसके बाद सरफेस एरिया पढ़ाओ, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरीके का है, स्टेबल है अनस्टेबल है, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है तो क्या कंडीशन बनती है, और प्रोडक्ट अनस्टेबल स्टेबल है तो क्या कंडीशन बनती है। एक एग्जांपल एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का देखा, फॉर्मिक एसिड के केस में रेट ज्यादा हो रहा था। फिर होमोजेनस हेट्रोजेनस देखा, जिसमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर दोनों की सेम है तो क्या हो जाता है, आपका रेट ज्यादा होगा मिक्स होने का, और अगर कम है, टेम्परेचर की डिपेंडेंस देखी, टेम्परेचर की डिपेंडेंस बेसिकली किससे देखते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से देखते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि ज्यादातर रिएक्शंस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। बाकी डिपेंडेंस हम लोग देखेंगे अभी आर्हेनियस इक्वेशन। फिर कंसंट्रेशन की भी बात हुई, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है ये, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेसिकली डिसाइड किया जाता है। इन जनरली अगर बोलना है तो ज्यादातर केसेस में रिएक्टेंट को बढ़ाओ कंसंट्रेशन को तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखा, वो केवल फोटोसेंसिटिव रिएक्शन की। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे, रेट एक्सप्रेशन करेंगे और ऑर्डर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की जाए और क्लियर है सबको? ठीक है, कल क्लास होगी। क्या हुआ हेमा, कोई दिक्कत है? आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है ना, हाँ तो कल तो क्लास होगी ना, कल तो अपनी रेगुलर क्लास है ही। आज ये वाली क्लास क्यों हुई, कल वाली अपनी क्लास नहीं हुई थी ना।